start reading 11th objective. In a laboratory experiment on emission from atomic hydrogen in a discharge tube, only a small number of lines are observed, whereas large number of lines are present in hydrogen spectrum of a star. This is because in the laboratory. जब हम लेबोरेटरी में एक हाइड्रोजन लैंप बनाते हैं और उसमें जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस देखते हैं तो बहुत लिमिटेड लाइंस दिखती है, 2, 4, 8 दिखती हैं बस। जबकि जब हम स्टार्स से आने वाली लाइट रेस को लेते हैं और उससे जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, उधर भी हाइड्रोजन गैस है, उधर भी आने वाला जो स्पेक्ट्रम जो उससे बन रहा है वो भी हाइड्रोजन गैस से ही बन रहा है, मगर उसमें ढेर सारी इनफाइनाइट लाइंस होती है। ऐसा क्यों? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन टेकन इज मच स्मॉलर देन दैट प्रेजेंट इन स्टार। नहीं, ये सही नहीं है। इनफैक्ट 1 ग्राम भी हाइड्रोजन लेते हो तो उसमें 10⁻23 एटम्स होते हैं, एंड दे आर सफिशिएंट टू गिव एज मैनी नंबर ऑफ लाइंस लाइक इन्फिनिटी। द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ स्टार। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। स्टार्स में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है, और बहुत हाई होने की वजह से वहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्साइटेड हैं वो काफी दूर दूर तक रहते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं तो ढेर सारी पॉसिबिलिटीज, ढेर सारी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काफी अधिक होती है। जबकि लेबोरेटरी में जो हम हाइड्रोजन लैंप बनाएंगे उसमें जो टेम्परेचर होएगा बहुत से बहुत 1000, 1500 या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, और इस केस में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस काफी कम रहेगी। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज मच स्मॉलर। प्रेशर से कोई मतलब ही नहीं होता है इस पूरे फिनोमेना को। द ग्रेविटेशनल पुल से भी कोई मतलब नहीं होता है। द करेक्ट आंसर टू दिस ऑब्जेक्टिव इज बी। नाइदर प्रेशर नॉर ग्रेविटेशनल पुल नॉर द अमाउंट have got anything to do with the number of spectral line, only the temperature which governs the excitation level of electron, that govern the number of spectral line. Hence B is the correct answer to this objective. Now 12th objective, let's start reading 12th objective as well. An electron with kinetic energy 5 eV is incidented on hydrogen atom in its ground state. तो सिंपल हो गया। अब हाइड्रोजन जो कि ग्राउंड स्टेट में है उसको एक्साइट करने के लिए मिनिमम 10.2 ईवी चाहिए होती है। 10.2 ईवी से कम एनर्जी वाला कोई सा भी इलेक्ट्रॉन यदि टकराता है, यदि 5 ईवी काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से टकराता है, तो वह उस हाइड्रोजन एटम के अंदर किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं कर पाएगा, वह उस हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाएगा, वह किसी भी तरह से अपनी कोई भी एनर्जी उस हाइड्रोजन एटम को नहीं दे पाएगा। वह इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसा ही 5 ईवी का इलेक्ट्रॉन के रूप में ही बाहर आ जाएगा। हम कहेंगे द कोलिजन मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। वह कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक, क्योंकि वहां पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी का नुकसान नहीं हो रहा है, और सारी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी वह बाहर आते हुए इलेक्ट्रॉन के पास भी काइनेटिक एनर्जी 5 ईवी ही दिखाई देगी। एनर्जी का लॉस तब होता जब वह इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करके हाइड्रोजन एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता, तो एनर्जी का लॉस दिखाई देता, क्योंकि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में एक्साइटेशन के दौरान कन्वर्ट हो जाती। अब इसी समय 16th वाला भी कर डालते हैं, यही का यही डिस्कस। हम कहते हैं when a photon stimulate the emission of another photon, the two photon have। एक फोटोन जब दूसरे फोटोन को स्टिमुलेट करता है तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसमें हमेशा द अनदर फोटोन ऑलवेज हैव सेम एनर्जी, सेम डायरेक्शन, सेम फेस, सेम वेवलेंथ। हम कहेंगे इसमें ए, बी, सी, डी ऑल आर करेक्ट। हम कहते हैं जब एक फोटोन दूसरे फोटोन को स्टिमुलेट करता है, इफ अ फोटोन स्टिमुलेट एमिशन ऑफ अनदर फोटोन, एक फोटोन किसी फिनोमेना के द्वारा किसी दूसरे फोटोन को स्टिमुलेट करता है, तो जो दूसरा स्टिमुलेटेड फोटोन है उसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ, उसकी डायरेक्शन, उसका फेस सब कुछ सेम होता है। दिस इज स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन,
और इसमें हम कहेंगे ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस। अब हम 13th ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, इसे पढ़ना चालू करो। अब हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन का यह लास्ट ऑब्जेक्टिव एक बार देखते हैं और फिर हम प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पर मूव करेंगे। Which of the following product of hydrogen atom is independent of principal quantum number? Symbols have they got usual meaning. U into n. अब U क्या होता है? जो फर्स्ट ऑप्शन है U into n. U is 2 minus 2 into 13.6 into z square by n square. So U into n would be equal to minus 2 into 13.6 z square by n. So A is a wrong. U into n is dependent on principal quantum number. अब हम B वाला देखते हैं, E into R. E is minus 13.6 into z square by n square and R is 0.53 into n square by z. This much Armstrong and this much eV. So E into R would be definitely equal to minus 13.6 into 0.53 into z, eV into Armstrong. So this B is independent of principal quantum number. So B is a correct option. E into n. E into n मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि यह भी गलत है. E into n जो होगा that would be minus 13.6 into z square by n. So C भी wrong है. U into R. U into R जैसे E into R independent of n है, इसी तरह से D भी करेक्ट हो जाएगा. U हमें यह दिख रहा है एंड R इज दिस. सो U इंटू R जब हम करने जाएंगे, U इंटू R, ये E इंटू N है, U इंटू R वुड बी minus 2 इंटू 13.6 इंटू 0.53 n स्क्वायर कैंसल्ड, ऊपर एक Z रह जाएगा, EV इंटू Armstrong. So D is also a correct option. The correct answer to this objective is A and D. Sorry, B and D, while A and C are wrong options. U into N depends on N. E into N depends on N, while E into R is independent of principal quantum number n. U into R is also independent of principal quantum number n. These are multiple choice ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. पूरा सेक्शन फिनिश हुआ. अब मैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के यहाँ तीनों प्रॉब्लम्स इमीडिएटली इसी समय सॉल्व कराता हूँ. फटाफट 19th प्रॉब्लम पढ़ना चालू कर दीजिए. Now 19th problem from problem for practice section. Whenever a photon is emitted by hydrogen in Balmer series, it's followed by another photon in Lyman series. What wavelength does photon correspond to? अरे ये तो बिल्कुल साधारण सा है. हम कहेंगे कि बाल्मर सीरीज में कोई सा भी फोटोन जब एमिट हुआ है तो पक्का है कहीं से एक्साइटेशन सेकेंड ऑर्बिट में हुआ है, तब बाल्मर सीरीज का फोटोन एमिट हुआ है. इसके बाद में पक्का है यह इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड ऑर्बिट में आया है यह सेकेंड से 1 में आएगा. तो जब यह इलेक्ट्रॉन सेकेंड से 1 में आएगा तो लाइमन सीरीज का एक फोटोन निश्चित एमिट होएगा और इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन मस्ट बी E2 माइनस E1 जो कि है 10.2 eV, और इसकी जो वेवलेंथ होगी दैट इज 12420 अपॉन वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग. यह इस फोटोन की
वेवलेंथ होनी चाहिए. यू कैन इजिली कैलकुलेट दिस. इट वुड कम आउट टू बी रफली 1200 एंगस्ट्रॉम, रफली 1200 एंगस्ट्रॉम. और यह अल्ट्रावायलेट फोटोन होगा. अब 21st और 22nd अब सॉल्व करेंगे. आई थिंक ये तो बिल्कुल ही सिंपल है. 21st देखिए. Now let's start reading the 21st problem. What is the energy of hydrogen atom in first excited state if potential energy is taken to be zero in ground state? अब देखिए एनर्जी जो हम लिखते हैं, एनर्जी इन एनी nth ऑर्बिट, जिसको हमने लिखा है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. इसी एनर्जी को यदि हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के रूप में यदि लिखेंगे तो यह इस तरह से लिखी जाती है. दिस एनर्जी इन nth ऑर्बिट, यह पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो होगी -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी होगी +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. ऑल द एनर्जी आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यह एनर्जी है. अब इस जगह पर यह जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई है, दिस इज द रेफरेंस ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज when electron is separated by infinity from the nuclei. अब उन्हें नया रेफरेंस दिया है. नया रेफरेंस क्या दिया है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है उसको जीरो असाइन करा जाए. अब हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू न्यू रेफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी of electron in any nth orbit with respect to references potential energy of electron in that orbit minus potential energy of reference. हम इस तरीके से लिखते हैं potential energy of electron in any nth orbit with respect to any reference is potential energy in that orbit minus potential energy of reference. तो हम कहेंगे potential energy of electron with respect to new reference would be, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यही एक्सप्रेशन लिखते हैं -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, माइनस जो कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. द रेफरेंस इज द फर्स्ट ऑर्बिट. यह पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू न्यू रेफरेंस होगा. और अब हम नई जो एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू न्यू रेफरेंस वुड बी, अब हम कहेंगे 2 इंटू 13.6 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. यह पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगी और यह काइनेटिक एनर्जी टर्म होगी. काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस. काइनेटिक एनर्जी का रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है. काइनेटिक एनर्जी के लिए वही की वही टर्म लिखी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए अब यह हम टर्म लिख देंगे. अब जो उन्होंने पूछा है कि सेकेंड ऑर्बिट में हमें निकालना है तो z इक्वल टू 1 कर देते हैं, n इक्वल टू 2 कर देते हैं. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट विथ रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2 इंटू 13.6 into 1 minus 1 by 4 plus 13.6 EV. You solve it और जो आपको आंसर मिल जाएगा मैं पीछे से सीधा देखकर लिख देता हूं 23.8 EV. यह 23.8 EV आपको आंसर मिल जाएगा. प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखिए बस आप. तो potential energy of electron in nth orbit with respect to any references, potential energy in that nth orbit minus potential energy of reference. तो potential energy को हमने रेफरेंस बेस बनाकर यह एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख दिया. हमें फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में लिखनी थी, इस तरह से लिखी. और काइनेटिक एनर्जी
रेफरेंस बेस्ड नहीं होती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का इधर एक्सप्रेशन दिख रहा है वही ऐसा कैसे ही मैंने इधर लिखा है। दिस इज 21st प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 22nd प्रॉब्लम ऑफ पीएफपी। आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम एडवांस लेवल पीएफपी अगले सेशन में करेंगे और इस बोर मॉडल को फिनिश करेंगे। 22nd इसी समय पढ़ना चालू करो। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन स्टेशनरी ऑर्बिट। है तो बिल्कुल ही आसान है भाई। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पूछा है, वेलोसिटी इज 2.18 into 10 to the power 6 z by n meters per second. Radius is 0.53 into n square by z आर्मस्ट्रॉन्ग। हम यह बात जानते हैं। अब एंगुलर स्पीड हम अच्छी तरह से जानते हैं, इट्स v अपॉन r 2.18 into 10 to the power 6 अपॉन 0.53 into 10 to the power minus 10 into z square by n cube, this much radian पर सेकेंड। ध्यान रहे इधर आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह हमने 10 to the power minus 10 मीटर्स कर दिया है, जिससे कि ऐसे ही सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्व हो, और इधर एंगुलर वेलोसिटी जो है वह रेडियन पर सेकेंड में ही आए। नाउ अब हम z इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, और एंगुलर स्पीड जो हमको दिखने लगेगा 2.18 इंटू 10 to the power 16 अपॉन 0.53 दिस मच रेडियन पर सेकेंड। और रफली हम इसे कह सकते हैं, इधर 2 कर दें, इधर 0.5 कर दें, और 4 इंटू 10 to the power 16 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर टू द प्रॉब्लम। इसी के साथ पीएफपी यह सेक्शन समाप्त हुआ। अब बोर मॉडल ऑफ एटम में मैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एडवांस लेवल, बड़े ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और इन सारे प्रॉब्लम्स को यदि आप सॉल्व कर लेंगे, इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे, तो डेफिनेटली बोर मॉडल का यह जो कंसेप्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का यह जो चैप्टर है, बहुत सॉलिड हो जाएगा। इस चैप्टर के साथ आपका जो 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है वह पूरा रिवाइज होता है, और इनफैक्ट न केवल रिवाइज होता है बल्कि बहुत गहराई में जाके हम उसको पढ़ रहे हैं। एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं इसमें 38 प्रॉब्लम तुमने डिस्कस भी करवा दिया आखिरी वाला। आप बाकी के 37 प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लगाओ, पूरा सॉल्व करो, और जितने भी डाउट्स होते हैं लेकर आओ, हम सारे सॉल्व करेंगे, एंड विल रियली एंजॉय सॉल्विंग दिस एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। I wish you all the best. Meet you in the next class. Be ready with your doubts. Bye bye. Good day.